गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं सीटेट का सिलेबस, सीटेट, एचटेट और जितने भी हमारे टेट होते हैं या फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि स्क्रीनिंग, एसएसटी, तो उनमें सब में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते। तो मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अपने चैनल पे, एमआर स्टडी बूस्टर पे, और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। अब इसमें इस पैराग्राफ में आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेपर में आए, तो इसे हम छोड़ रहे हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हड़प्पा की कहानी। ये कहा जाता है कि जो पुरानी इमारतें होती हैं वो अपनी कहानी खुद ही बयान कर देती हैं। तो लगभग 150 साल पहले की बात है कि जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो पंजाब में पहली रेलवे लाइन कब बिछी? 150 साल पहले। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। क्या लगा उन्हें इसे देख के कि यहाँ से क्या मिलेंगी? अच्छी ईंटें। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने पुरातत्वविद में आपको बता चुकी, जो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरानी इमारतों का, पुराने सिक्कों इत्यादि के माध्यम से जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविदों ने स्थल को ढूंढा 80 साल पहले, और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। क्या कहा गया उन्हें? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? 4700 साल पहले। अब हम पढ़ेंगे कि इन नगरों की जो विशेषता है ये क्या थी। इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बटे हुए थे। प्राय पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और जो पूर्वी भाग होता था वो बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाकों में बना होता था। तो ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी भाग छोटा है और वो ऊंचाई पर बना है, और जो पूर्वी भाग है वो बड़ा है और वो निचले इलाकों में बना है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। नगर दुर्ग किसे कहा? ऊंचाई वाले भाग को। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि जो दुर्ग होता है वो ऊंचा होता है, तो ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। जो 4 दीवारियां थी वो कैसी ईंटों से बनी हुई थी? पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो, एक खास तालाब यहाँ पर बनाया गया था मोहनजोदाड़ो में, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार। क्या कहा? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ईंट और प्लास्टर का इसमें इस्तेमाल किया गया था। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर और चारकोल की परत। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछ लेते हैं कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसकी परत थी? तो प्लास्टर और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक जो थे वो विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। तो क्या क्या विशेषताएं हमने देखी कि एक तो इसकी जो ईंट दीवारें, इस तालाब को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई थी? प्लास्टर और ईंट इस्तेमाल की गई थी, और दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, और चारों ओर कमरे बनाए हुए थे, और इस्तेमाल के बाद इसके पानी को क्या कर दिया जाता था? खाली कर दिया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिले हैं? अग्निकुंड। क्वेश्चन कई बार आता है कि जो अग्निकुंड है वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमारे कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से। यहाँ पर संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। क्या अनुमान है? यहाँ पर यज्ञ होते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ कहाँ पर भंडार गृह हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में। और कालीबंगा और लोथल में क्या है? अग्निकुंड। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि महान स्नानागार है, इसके बारे में भी बताएंगे कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक
अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। एक सेपरेट बाथरूम होता था और कुछ कुएं भी यहाँ पर होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ये वहाँ की नालियों की उनके स्नानागारों की उनकी विशेषताएं हैं। और क्या था यहाँ पर कि नाली के ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल भी बनाए जाते थे। अब कहीं से नाली में रुकाव ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए उन लोगों ने मेन होल भी बनाए हुए थे नालियों में, जिसके जरिए इनकी देखभाल की जाती थी और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कें निर्माणबद्ध तरीके से बनाए गए थे। एक प्रॉपर प्लानिंग था, उसके जरिए इन्होंने घर बनाए हुए थे। आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। क्या अनुमान है इतिहासकारों का कि यहाँ पर ऐसे लोग थे जो उस खास टाइप से नगरों के निर्माण में जुटे रहते थे और शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। जो शासक थे वो लोगों को भेजकर दूर दूर से बहुमूल्य धातु और पत्थर इत्यादि मंगवाया करते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और क्या था इन नगरों में लिपिक कौन होते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्राइब बोलते हैं जिनको, जो दूसरों के लिखी हुई चीज़ की नकल करते हैं या खुद से कुछ लिखते हैं। लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। लिखने वाले जो थे वो मोहरों के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। और जो क्या हुआ कि शायद बच नहीं पाई, शायद हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो इतिहास है, इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें अनुमान के ऊपर होती हैं, कुछ सोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती हैं तो कुछ अनुमान के ऊपर होती हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं करते थे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे देख लें कि लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे और कई रीज़न भी होते थे। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे शायद खेलते होंगे। यहाँ पर एक मोहर, इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। यहाँ पर एक मोहर है और इसके ऊपर कोई चिन्ह है, वो एक खास लिपि यहाँ पर लिखी हुई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी भी यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या। तो इसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे हम देखेंगे कि नए नगर और नए शिल्प, कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए। क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं कि तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार, हथियार, गहने और बर्तन, और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। पहले चांदी के भी बर्तन होते थे, सोने के भी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। मन के बाट और फलक। अब यहाँ पे लिखा है कि पत्थर के बाट देखो, यहाँ कुछ बाट हैं। जैसे आज के ज़माने में भी बाट, कई लोग आपने देखा होगा पत्थर के बाट बना लेते हैं, तो पहले भी थे, पहले से ही चले आ रहे हैं। और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया था। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम के जो बाट थे वो किससे बने होते थे, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य में बाएं मनके, अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर मनके दिख रहे हैं। इन्हें कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। ये किससे बनाए गए थे? मनके जो थे कार्निलियन पत्थर, और ये जो बाट थे ये चर्ट पत्थर से बने थे। पत्थर को तराश कर बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इनकी माला बनाई जा सके। छेद किए गए थे, ठीक है, ये उन लोगों का था। मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और कढ़ाईदार वस्त्र वहाँ पर उस सभ्यता में पहने जाते थे। अब यहाँ लिखा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ मैंने आपको बताया कहाँ पर है? बोलन दर्रे में कपास की खेती होती थी। यहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अब लिखा है कि पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। फेयंस एक धातु है, आगे आएगा उसके बारे में, वो एक आर्टिफिशियल धातु है। आगे लिखा है कि इनमें से अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था।
विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ वो होते हैं जो किसी खास चीज़ को और बनाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण देते हैं, वो होते हैं विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट। जैसे पत्थर को तराशना, मनकों को चमकाना, मोहरों का पर पच्चीकारी एक कलाकारी होती है उसे करना, और ये सब चीज़ें। तो विशेषज्ञ का मतलब समझ लिया। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, ये हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में लगे होते थे या महिलाएं भी कुछ विशेषज्ञ थी। अब फेयंस के बारे में आया है। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस कैसे तैयार किया जाता है? आर्टिफिशियल मैनर से, ये तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें मिले होते हैं बालू और स्फटिक पत्थरों का चूर्ण और गोंद मिलाकर इससे वस्तुएं बनाई जाती थी। क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसमें? बालू मतलब कि रेत, स्फटिक एक पत्थर होता है, और इसमें गोंद मिलाकर चीज़ें बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, चिकनी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। कैसे रंग हैं इसके? नीले और समुद्री। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली, ध्यान से पढ़ लेंगे दोबारा। बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण और गोंद को मिलाकर बनाए जाते। आगे पढ़ेंगे कि कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल कहते किसे हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। कौन कौन सी चीज़ें कच्चा माल है? जो प्रकृति में वैसे ही स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं या फिर जो पशुपालक होते हैं जिनका उत्पादन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आए धातु और अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल हैं। इनमें कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार। पहले जो कपास होती है आपको पता है वो कच्चा माल है, और उससे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, तो वो तैयार माल है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। तांबा, लोहा, सोना और चांदी को आयात करते थे। आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें आयात की जाती थी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, ध्यान रखेंगे, आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे तांबे का आयात? जो आज राजस्थान का एरिया है वहाँ से तांबे का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, जो पश्चिमी एशिया में एक देश है ओमान, और वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो दो जगह हो गई जहाँ से तांबे का आयात किया जाता है, एक राजस्थान और एक पश्चिमी एशियाई देश ओमान। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का, आधुनिक टिन जो थी उसका आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। आज के समय में जो ईरान और अफगानिस्तान का एरिया है वहाँ से टिन का आयात किया जाता था। और सोने का आयात कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। तो कर्नाटक से है सोना और बहुमूल्य पत्थर आया है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। एंड आगे है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। भोजन की कैसे कैसे वो प्रबंध करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। जो किसान और चरवाहे थे वो शहरों में रहने वाले लोगों और लेखकों को क्या देते थे? खाने का सामान। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये चीज़ें वो उगाते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और सरसों। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ज़मीन की जो जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी इनके लिए। हल का प्रयोग क्या था? हल यहाँ पर नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। हड़प्पा काल के जो हल हैं वो तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय किसके बने होते थे? वो लकड़ी के बने हुए थे। लेकिन हल्के आकार के खिलौने हमें मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। ठीक है, बारिश कैसी होती थी? यहाँ पर कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए थे, और वो पानी का संचय, मतलब कि पानी को कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई करते थे, पानी को इकट्ठा करते थे ये लोग। हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवरों को पालते थे? तो ये हम पढ़ेंगे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ। इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में आ जाता है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ। और बस्तियों के आसपास तालाब और चारावाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक, जो सूखे महीने होते थे उनमें दूर दूर तक ले जाया करते थे, और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या मछलियाँ पकड़ते थे या नहीं पकड़ते थे, कौन से फल को इकट्ठा करते थे? तो ध्यान से एक एक चीज़ पढ़नी है। तो वो बेर को इकट्ठा करते थे और मछलियों को पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी वो शिकार
करते थे। अब है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ का रण आपको पता है गुजरात में है। कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। खादिर बैत के किनारे धौलावीरा, ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखा है कि धौलावीरा नगर कहाँ पर है, तो ये है हमारा गुजरात में। कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है, कई बार क्वेश्चन, तो धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त है। नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ये वहां के लोगों की नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण है। और कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। हड़प्पा लिपि के जो बड़े बड़े जो अक्षर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनकी लिपि अभी तक इतिहासकारों से पढ़ी नहीं गई है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। बस ये यहाँ पे और हम पढ़ेंगे गुजरात की खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी गुजरात में है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाए। लोथल जो नगर है वो ऐसी जगह पर बसा था जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जैसे कि कीमती पत्थर। यह पत्थर शंखों धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह के कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। कई मुद्रांकन और मुहरबंदी मिले। यहाँ पे हम देखेंगे तो लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये जो नीचे तालाब है कह रहे कि यह लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ये अनुमान है इतिहासकारों का। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसमें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। जब थैले बंद हो जाते थे तो मोहरों से भरे थैले जब बंद हो जाते तो उन पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। मोहर की छापे को मुहरबंदी कहते थे। ठीक है, मोहर के छापे को क्या कहते थे? मुहरबंदी कहते थे। अब यहाँ पे लिखा है कि सभ्यता के अंत का रहस्य। देखो, इस सभ्यता के अंत के बारे में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक से क्या हुआ कि लोग यहाँ से हट गए, ये नगर छोड़ दिए। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। जो मैंने बताया कि आपको कच्चे माल को आयात करते थे वो, और जो पत्थर के बाट थे उन्हें यूज करते थे। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जब कोई भी नहीं रहता तो कचरे के ढेर वहाँ पर इकट्ठे होने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जो उनकी वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो नष्ट होने लग गया और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बसाए जाने लगे। एक बसी बसाई सभ्यता थी और वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है इस बारे में विद्वानों का कहना है कि शायद नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसी कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। मैंने बताया आपको जैसे कि विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, सबका मत अलग है। कोई कहता है कि शायद बाढ़ आई होगी, कोई कहता है कि सूखा पड़ा होगा। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि जो सभी नगरों का अंत अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि एक साथ तो सारे एरिया में बाढ़ नहीं आ सकती। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दिया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। जहां आधुनिक पाकिस्तान है वहीं तो सिंधु सभ्यता थी, तो वहां से क्या हुआ कि जो बस्तियां थी वो उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद इन नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे 5 और 8 उनमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि
लगभग इसमें मिस्र को ढूंढो और सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा करते थे सरकार। और राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिडों में, पिरामिड किसे कहते हैं, ये जो ऐसे बना हुआ है ये है पिरामिड। और जब राजा मर जाते थे तो उनके शवों को पिरामिडों में ही दफनाया जाता था और उनको सुरक्षित रखा जाता था। और इन शवों को क्या कहते थे, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा है कि मम्मी कहा जाता था इन शवों को। उनके शवों के साथ ही उनकी जो चीज़ें भी दफनाई जाती थी, ये भी हमें मिले हैं कुछ साक्ष्य। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन और वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे। हथियार भी रख दिए जाते थे और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, सेवक और सेविकाएं भी दफना दी जाती थी। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। जो मिस्र का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। आज के इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इनके MCQs मैं एक दिन सुपर क्लास लेके सुपर रिवीजन में आपको कराऊंगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। किसी भी चीज़ की आपको नीड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।